देखो हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी पढ़े थे, ठीक है। क्या पढ़े थे? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मौद्रिक नीति। इसमें क्या होता है, इसका प्रयोग करके आरबीआई धन के प्रवाह और ब्याज की दरों को क्या करता है, नियमित करता है। धन की प्रवाह और ब्याज की दरों को नियमित करता है, इसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति का जो उपकरण होता है, इससे सवाल आता है। तो जितना ही जो फेमस फेमस ये सब जो आप तुम देखते हो सवाल, ये सब बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ रेट, ये सब जो है क्वांटिटेटिव है टूल्स है। क्वांटिटेटिव मात्रात्मक, लेकिन एक होता है गुणात्मक, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। उसमें आता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मोरल प्रेशर, मैनेज रिक्वायरमेंट और डायरेक्ट एक्शन, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव टूल्स है ये सब, ठीक है। अब पहला है इसमें से कि वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इज। तो क्वांटिटेटिव कौन है? तो क्वांटिटेटिव है ये सब जो फेमस फेमस है, जिसके बारे में पढ़ाई करते हैं, ये सब क्या है, क्वालिटेटिव। फिर यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। अब ये सब क्या है, क्वालिटेटिव है, लेकिन ये क्या है, जितना रेट हो गया या ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, ये क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक, ठीक है। अब यह यहाँ पे सबसे पहले कि ये तीनों रेट को देखो ध्यान से, रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ रेट। रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ रेट, ये तीनों रेट ऐसा है जिसमें आरबीआई बैंक को पैसा देता है। आरबीआई बैंक को पैसा देता है, ठीक है। रेपो रेट उस रेट को बोलते हैं जिस रेट पे आरबीआई बैंक को पैसा देता है, मगर ये शॉर्ट टर्म के लिए जब आरबीआई जिस रेट पे बैंक को पैसा दे उसको कहेंगे रेपो रेट। और इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बैंक को रखना पड़ता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक को रखना पड़ता है, और ये कुछ एनडीटीएल के कुछ परसेंट का होता है, ऐसा कुछ करके देता है। और ये बैंक रेट क्या होता है, तो बैंक रेट जब आरबीआई बैंक को लॉन्ग टर्म पे पैसा देता है, लॉन्ग टर्म पे पैसा देता है। और इसमें जो सवाल बनाएंगे बैंक रेट में, तो उसमें क्या होता है, री डिस्काउंटिंग ऑफ कमर्शियल बिल पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे नहीं, री डिस्काउंटिंग ऑफ कमर्शियल बिल लिखा रहेगा, उस आधार पे पैसा देता है आरबीआई, तो उसको कहेंगे बैंक रेट, और ये लॉन्ग टर्म की होता है। और एमएसएफ रेट होता है जब आरबीआई किसी बैंक को रातों रात ओवरनाइट इमरजेंसी सिचुएशन में पैसा दे, और इसमें भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वाला शब्द यूज होता है। एक बात याद रखेंगे, एमएसएफ रेट जो होता है रेपो रेट से हमेशा ज़्यादा होता है। क्यों? रातों रात पैसा दे रहा है, तुरंत इमरजेंसी में पैसा दे रहा है, इसी कारण एमएसएफ रेट रेपो रेट से हमेशा ज़्यादा होगा। तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखें, 2 बज गए यहाँ पे, एक हो गया रिवर्स रेपो रेट, एक हो गया एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। रिवर्स रेपो रेट एसडीएफ ऐसा रेट है जिस रेट पे कोई भी बैंक आरबीआई को पैसा दे, यानी कि आरबीआई जिस रेट पे बैंकों से पैसा ले, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट उसको कहेंगे एसडीएफ। यस, अगर रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए क्या होता है, देखो रेपो रेट भी था शॉर्ट टर्म ऊपर, यहाँ पर भी है शॉर्ट टर्म लोन, लेकिन उल्टा हो जा रहा है, सिर्फ लेयर बदल जा रहा है। और एसडीएफ क्या है, थोड़ा थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है ना। और रिवर्स रेपो रेट में क्या है कि आरबीआई को भी गवर्नेंस सिक्योरिटीज़ रखना पड़ता है, जैसे रेपो रेट में ऊपर बैंक को रखना पड़ रहा था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, और एसडीएफ सिम बैंक रेट के जैसा है, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं रखना होता है, नो नीड कोलेट्रल, एसडीएफ में कोलेट्रल रखना नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक बात बता दे रहे हैं, आरबीआई क्यों लेता है पैसा ऐसा, इन दोनों का रिवर्स रेपो रेट और एसडीएफ का क्या उद्देश्य है, तो फॉर लिक्विडिटी एब्जॉर्बिंग, फॉर लिक्विडिटी एब्जॉर्बिंग, बाजार से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना, तरलता को, पैसा को, मनी फ्लो को कम करना। अब उसके बाद है
यहाँ बच गया दो वो CRR, एक हो गया SRR। CRR क्या होता है कि CRR जो होता है ये RR ये क्या होता है कि कुछ पैसा बैंक RBI के पास जमा करता है कैश के रूप में, उसके बदले में ब्याज या इंटरेस्ट भी नहीं देता RBI, इसी को कहते हैं CRR, और ये केवल कैश के रूप में जमा होता है बैंक के पास, ये RBI के पास। कैसे याद रखेंगे कि CRR बैंक के पास जमा होता है कि खुद जमा रखता है बैंक अपने पास? तो डबल आर से RBI, डबल आर से RBI, तो RBI के पास जमा करता है। फिर SLR में क्या है, बैंक को खुद अपने पास SLR में क्या होता है, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो में क्या होता है कि जब बैंक खुद अपने आप पैसा जमा रखे, अपने आप के पास जमा रखे। SLR मतलब क्या होता है, जब बैंक कोई पैसा अपने आप अपने पास रखे। ये 3 फॉर्म में होता है, कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है ना। SLR में क्या होता है, SLR 3 फॉर्म में बैंक अपने पास पैसा जमा करता है, एक तो या तो कैश के रूप में, या गोल्ड के रूप में, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। लेकिन CRR सिर्फ उसके रूप में, कैश के रूप में, वो भी RBI के पास। अब इतना पढ़ लिया, अब सवाल बनाते हैं। पहला पहला सवाल आएगा आपको रेपो रेट के ऊपर। यहाँ बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट रेपो रेट। रेपो रेट के बारे में कौन सा चीज़ सही नहीं है? तो इट इज द रेपो रेट के में क्या है, रेपो रेट में होता है कि रेपो रेट में होता है कि ये RBI से पैसा लेता है कौन, बैंक। लेकिन कैसा पैसा, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा। कैसा पैसा, शॉर्ट टर्म के पैसा, और उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक को रखना पड़ता है। और रेपो रेट हमेशा MSF रेट से क्या होता है, कम रहता है। तो इतना बात याद होना चाहिए। इट इज़ द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाई द सेंट्रल बैंक ओवर नाइट लोन। नहीं, इसको कहते हैं MSF रेट, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इट इज़ द इंटरेस्ट पेड बाई द कमर्शियल बैंक ऑन ओवर नाइट बोरोइंग, ये भी गलत है। ओवरनाइट शब्द तो यूज होगा ही नहीं, शॉर्ट टर्म यूज होगा। इट इज़ द इंटरेस्ट एग्रीड अपॉन द लोन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ कोलेट्रल सिक्योरिटी। कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है रेपो रेट के बारे में? इट इज़ द इंटरेस्ट रेट एग्रीड अपॉन द लोन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। रेपो रेट, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ, हाँ रेपो रेट में कोलेटरल रखना पड़ता है, ये बात सही है। इट इज़ द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑन ओवरनाइट लोन, ये भी फिलहाल के लिए सही मानते हैं। इट इज़ द इंटरेस्ट रेट पेड बाय द कमर्शियल बैंक ओवरनाइट बोरोइंग, ये भी सही मानते हैं। इट इज़ इंटरेस्ट रेट एग्रीड अपॉन इन द लोन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। ये स्टेटमेंट क्या है, देखो गलत है। तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है फिलहाल के लिए, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, ये सही है। यहाँ पे देखो पेड करेगा कमर्शियल बैंक, ये बात सही है। चार्ज होता है, करता है सेंट्रल बैंक के द्वारा, ये बात भी सही है, RBI चार्ज करेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वाला जो शब्द है ना, यही गलत है, कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी होता है, ठीक है। फिर से यहाँ पे है कि रेपो रेट के बारे में, इट इज़ ऑलवेज लोअर देन बैंक रेट। रेपो रेट है हमेशा बैंक रेट से क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। रेपो रेट क्या है, हमेशा बैंक रेट से क्या होता है, कम होता है, ये बात सही है। क्योंकि बैंक रेट ज़्यादा समय के लिए लोन देता है और रेपो रेट कम समय के लिए, MSF रेट और कम समय के लिए देता है। तो जब दिन कमेगा तो रेट बढ़ जाता है, ज़्यादा दिन में रेट कम हो जाता है। इट इज़ ऑलवेज हायर देन रेपो रेट, इट इज़ ऑलवेज हायर देन रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये रिवर्स रेपो रेट से हाई होता है, ये भी बात सही है। लेकिन MSF रेट से, MSF रेट्स
से कम होता है, ये भी बात याद रखेंगे। इट्स फोकस ऑन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड, ये भी सही है। नो कोलेट्रल, एक कोलेट्रल लगता है, रेपो रेट में भी कोलेट्रल लगता है और रिवर्स रेपो रेट में भी कोलेट्रल लगता है, और आपको इसमें रिवर्स रेपो रेट में भी लगता है। फिर से एमएसएफ में भी कोलेट्रल लगता है। कोलेट्रल कहाँ नहीं लगता है तो अभी बताए थे, एक तो बैंक रेट में नहीं लगता है कोलेट्रल लॉन्ग टर्म वाला में, और एक है एसडीएफ में। 1 2 3 सही है। आरबीआई रेज रेपो रेट, व्हाट इज लाइकली टू इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। बोल रहा है आरबीआई अगर रेपो रेट को इंक्रीज करेगा तो क्या होगा। तो देखो, जब भी एक बात ट्रिक याद रखेंगे, ट्रिक कोई भी क्वांटिटेटिव टूल्स, रेपो रेट हो गया या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, बेचा जाए, या फिर रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ, एमएसएफ, किसी भी रेट को इंक्रीज करते हैं, किसी भी रेट को इंक्रीज करते हैं तो मनी सप्लाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है बाज़ार में। और जब मनी सप्लाई कम हो जाता है तो बैंक क्या करता है, लोगों को पैसा कम देता है। जब पैसा कम देगा तो बाज़ार में पैसा कम आएगा, तो वो सामान का डिमांड भी क्या हो जाएगा, कम। तो इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पैसा रहेगा ही नहीं तो लोग डिमांड करेंगे नहीं, सामान का दाम कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये इन्फ्लेशन विल डिक्रीज। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। इन्फ्लेशन विल इंक्रीज नहीं। रिवर्स रेपो रेट विल डिक्रीज, इससे कोई मतलब अभी नहीं है, रेपो रेट की बात हो रही है। लोन बिकम्स चीपर, लोन क्या हो जाएगा, चीपर हो जाएगा, नहीं, लोन महंगा हो जाएगा। जब बैंक को खुद ही पैसा बहुत हाई पैसा अमाउंट पे मिलेगा तो बैंक भी दूसरे को लोन क्या होगा, हाई अमाउंट पे देगा। ठीक है, ऐसे इसका सारा एक्सप्लेनेशन लिख दिए हैं, इसको पढ़ सकते हैं कि यदि रेपो रेट इंक्रीज़ हुआ तो बैंक को खुद महंगा लोन मिलेगा, तो बैंक लोगों को भी महंगा लोन देगा, तो बाज़ार में मनी सप्लाई कम होगा, तो डिमांड कम होगा सामान का बाज़ार में, तो महंगाई भी कम होगा। एक ही ट्रिक से इस सारे सवाल को बताएंगे कि मनी सप्लाई बैंक के पास आ रहा है कि कम हो रहा है। आएगा, जाते कब आएगा मनी सप्लाई, जब कोई भी रेट क्या हो जाए, कम हो जाए। अब जब मनी सप्लाई बैंक के पास कम कब होगा, जब कोई भी रेट बढ़ा दिया जाए आरबीआई के द्वारा। रेट घटाना बढ़ाना ये मॉनेटरी पॉलिसी का काम है, कमेटी का। रेप विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर रेपो ऑपरेशन, रेपो ऑपरेशन के बारे में क्या बात सही नहीं है। तो इट इज़ इम्प्लीटेड बाय कमर्शियल बैंक, नहीं, कोई भी रेट हो वो हमेशा आरबीआई तय करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दिस इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज गुड, ये हो सकता है रेपो के लिए कि इसमें दिस इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज गुड। द पर्पस ऑफ द रेपो ऑपरेशन इज टू रेगुलेट क्रेडिट फ्लो, ये भी हो सकता है। रेपो अगर क्या है, क्रेडिट कंट्रोल करता है रेपो, फॉरेन एक्सचेंज के लिए पैसा को भी कंट्रोल कर सकता है रेपो। ये स्टेटमेंट याद रखेंगे, ये स्टेटमेंट सही है। द पर्पस ऑफ रेपो एक्शन इज़ टू कंट्रोल लिक्विडिटी, ये तो है ही, जबकि ये वाला ऑप्शन नया मिला है, तो इसको याद रखेंगे कि ये विदेशी मुद्रा की उपलब्धता को बढ़ा सकता है। रेपो क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। फिर यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्वांटिटेटिव टूल्स का उदाहरण है। अगर सेल होगा कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो याद रखेंगे, अगर सेल होगा तो इसका मतलब मनी सेल होगा, मतलब अगर सेल होगा कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगा, सारा जो कैश है उसको अपने तरफ ले लेगा। जस्ट लाइक ये रेट के बढ़ने जैसा ही है, मनी सप्लाई कम होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी,
जहाँ पे ऐसा मार्केट जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को आरबीआई के द्वारा खरीदा या बेचा जाए सरकार के लिए, तो हो जाएगा सी। और इसमें ये वाला स्टेटमेंट रेपो के बारे में याद रखेंगे, यूनिक है, फॉरेन एक्सचेंज का इंक्रीजमेंट करता है। What will be the effect of the rise increase in the repo rate on the amount created by commercial bank? बोल रहा है अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए तो कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन पे क्या करेगा। देखो एक शब्द आएगा क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन मतलब होता है बैंक से लोगों को पैसा मिलना, बैंक अकाउंट खुलना, ये होता है। यानी जब मनी सप्लाई ज़्यादा होगा बाज़ार में तभी क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस याद रखेंगे। तो अगर रेपो रेट बढ़ा देंगे तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम। मनी सप्लाई कम हो जाए तो बैंक लोगों को पैसा कम देगा, जिसका क्रेडिट क्रिएशन भी क्या हो जाएगा, कम। तो बी आंसर होगा। ठीक है, यह एक्सप्लेनेशन है। बैंक रेट की ओर आ गया। बैंक रेट वह रेट है जिस पे आरबीआई किसी बैंक को क्या देता है, लोन देता है। मगर बैंक रेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म पे। इसमें एक शब्द यूज होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं, रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल, रीडिस्काउंटिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ बिल। ठीक है, ये शब्द यूज होता है। तो द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री एडवांस लोन्स टू अदर बैंक इन द कंट्री, द रेट एट विच द बैंक एडवांस लोन टू द कस्टमर, कस्टमर नहीं होगा, हिमसेल्फ नहीं होगा, ए होगा। वह रेट जिस पे सेंट्रल बैंक किसी अदर बैंक को देता है लॉन्ग टर्म के लिए। बैंक दर का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो वाणिज्यिक बैंकों को लंबी अवधि के लिए ऋण देने के लिए। अब यहाँ पे यदि भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट को कम कर देगा तो क्या होगा। देखो रेपो रेट को कम कर दे, कोई भी रेट कम कर दे तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, बैंक के पास पैसा आ जाएगा। बैंक क्या करेगा, लोन सस्ता देगा, लोन सस्ता देगा और ये ब्याज क्या देगा, सस्ता ब्याज पे देगा, लोन ज़्यादा देगा और क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा तो बाजार में मनी सप्लाई आ जाएगा। मनी सप्लाई आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, तो बैंक सस्ता ऋण दे सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, बाजार में तरलता आ जाएगा, उपरोक्त सभी। बस यही देखना है मनी सप्लाई से। ठीक है, रेट का क्या संबंध है ऐसा सवाल में। रेपो रेट और बैंक रेट में क्या अंतर है। रेपो रेट और बैंक रेट दोनों ऐसा रेट है जिस पे आरबीआई किसी बैंक को क्या करता है, उस रेट पे लोन प्रोवाइड करता है। मगर अंतर यह है कि रेपो रेट लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है, बैंक रेट रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है जब लोन प्रोवाइड करे, बैंक रेट जब लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई लोन प्रोवाइड करे, यही अंतर है ये। फिर यहाँ पे कौन ट्रू नहीं है बैंक रेट के बारे में, चलिए इसको हम लोग पूरा ऊपर करते हैं। तो इंक्रीज इन द बैंक रेट बाय सेंट्रल बैंक वुड इंक्रीज मनी सप्लाई कीपिंग अदर फैक्टर। देखो कोई भी रेट बढ़ाएंगे, क्या बोल रहा है वो सही कौन है बैंक रेट के बारे में, ये पहला ऑप्शन तो गलती हो गया। कोई भी रेट बढ़ाते हैं तो मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं होता है। बैंक रेट एक क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, नहीं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है कोई भी रेट। चौथा वाला सही है, बैंक रेट इज डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंटल क्रेडिट कंट्रोल, बिल्कुल ये, क्योंकि क्वांटिटेटिव जो होता है वो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंटल टूल होता है। हमको फिलहाल ये सवाल में तीसरा वाला स्टेटमेंट सीखने को मिलना है जो कि वीबीआई है। बैंक रेट इज द मिनिमम रेट एट विच द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड
क्रेडिट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नहीं, ये जो लाइन बोल रहा है मिनिमम रेट, फिर से अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये लाइन सही हो जाएगा। रेपो रेट का ये डेफिनेशन है। अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेपो रेट में शब्द यूज होता है, बैंक रेट में नहीं। बैंक रेट में शब्द यूज होता है रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल या कमर्शियल एक्सचेंज, ऐसा कुछ करके शब्द यूज होता है, ठीक है ना। बैंक रेट में हमेशा याद रखेंगे कि रीडिस्काउंटिंग ऑफ कमर्शियल बिल शब्द यूज होगा, अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं। तो ये बात क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। तो तीसरा वाला क्या है, गलत है। अब यहाँ पे बोल रहा है बैंक रेट के बारे में कौन सा सही है। तो इट इज़ द रेट एट विच द रिजर्व बैंक इज़ रेडी टू बाई और डिस्काउंट द बिल ऑफ एक्सचेंज और द कमर्शियल पेपर। बिल्कुल सही है। बैंक रेट में हमेशा ये शब्द यूज होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज या डिस्काउंट ऑफ बिल या अदर कमर्शियल पेपर। बैंक रेट के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी शब्द यूज नहीं। डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा, बिल ऑफ एक्सचेंज इसमें पढ़े थे हम लोग। इसमें मनी मार्केट में वो बट्टा पे देगा। ये जो बैंक रेट होता है ना, ये MSF रेट के साथ अलाइंड होता है। अब ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, याद रखें। अब यहाँ पे बोल रहा है बैंक रेट के बारे में कौन से स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। एन इंक्रीज इन द बैंक रेट मेक्स लोन्स टेक बाय द कमर्शियल बैंक लेस एक्सपेंसिव। अगर बैंक रेट इंक्रीज होगा तो मनी सप्लाई कम होगा, मनी सप्लाई कम होगा तो बैंक के पास खुद ही महंगा लोन मिलेगा, बैंक को खुद, तो लोगों को भी क्या करेगा, महंगा लोन प्रोवाइड करेगा, जिसे महंगा ब्याज दर पे। तो लेस एक्सपेंसिव बोल रहा है, नहीं मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो ये गलत है। डिक्रीज इन द बैंक रेट में इंक्रीज मनी सप्लाई, बिल्कुल उल्टा संबंध होता है मनी सप्लाई के साथ रेट का इंक्रीज और डिक्रीज का। अब यहाँ पे देखें, अभी जो MSF रेट क्या है, तो MSF रेट के बारे में शब्द बताए थे। MSF रेट में ये भी ऐसा है, वो रेट है जिसपे RBI किसी बैंक को लोन प्रोवाइड करेगा, लेकिन इसमें ना ही शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म शब्द यूज होगा, इसमें यूज होगा ओवरनाइट शब्द, या फिर ओवरनाइट टर्म शब्द यूज होगा, या फिर ओवरनाइट शब्द यूज होगा, या फिर इमरजेंसी शब्द यूज होगा। और इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखना पड़ता है बैंक को, ये यूज होगा। और MSF रेट हमेशा हायर होता है किससे, रेपो रेट से। ये चार शब्द यूज कर लें। अब यहाँ पे देखें, MFS इज ऑन लाइन ऑफ द एग्जिस्टिंग LAF एंड पार्ट ऑफ इट, इसको भी रखते हैं। MFS इज कॉस्टलियर रूट देन रेपो, बिल्कुल सही है, MSF रेट महंगा होता है। MSF फंक्शन एज द लास्ट रिजॉर्ट फॉर द बैंक ऑफ बोरो टू शॉर्ट टर्म फंड, इसको देखते हैं। MSF इज लिंक्ड टू द NDTL ऑफ द बैंक्स, बिल्कुल ये भी सही है, NDTL के कुछ अमाउंट पर ही लोन मिलता है, ठीक है ना। तो सी वाला ऑप्शन भी सही है, सी वाला भी ऑप्शन सही है। जब बैंक इमरजेंसी सिचुएशन में होता है, लास्ट रिजॉर्ट मतलब एकदम इमरजेंसी सिचुएशन में होता है, तो उस समय शॉर्ट टर्म के लिए फ़ंड प्रोवाइड करता है, ये भी सही है, BCD। लेकिन ये ए क्या है, गलत है। LAF से कोई इसका रिश्ता नहीं है, LAF से, ठीक है ना। जब ओवरनाइट लोन चाहिए तो लास्ट रिजॉर्ट मतलब क्या होता है, एकदम रात में जो काम आ जाए, ओवरनाइट, यहाँ पे उसी को कहेंगे लास्ट रिजॉर्ट। व्हाट डू मीन बाई MSF के लिए कौन सा शब्द सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट को देखें कि
रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज लेविड ऑन द शॉर्ट टर्म लोन्स टेकन बाय द कमर्शियल बैंक। शॉर्ट टर्म शब्द इसमें इसमें देखें सब, it is the window for the banks to borrow the RB of the India in an emergency situation where the interbank liquidity dry ups। यदि इंटरबैंक लिक्विडिटी ड्राई अप है, तरलता कम है बाजार में और इमरजेंसी सिचुएशन है, तो ये सब एमएसएफ के लिए ज़्यादा सही होगा शॉर्ट टर्म के बनिस्बत। अगर इमरजेंसी सिचुएशन ओवरनाइट सब यूज हो रहा है तो इस पर प्रेफरेंस देंगे हम लोग। शॉर्ट टर्म सब तो यूज हो जाएगा किस में, ये रेपो रेट का डिफिनीशन हो जाएगा। ठीक है, जब एकदम नीड है, इमरजेंसी सिचुएशन है, लास्ट रिजॉर्ट सब यूज हो जाए, तब हम लोग सब यूज कर रहे हैं एमएसएफ। व्हाट इज द रिवर्स रेपो रेट, व्हाट इज द रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, अब आगे हम लोग नीचे वाला दोनों पे, एक रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ट्रिपल आर, रेट वह रेट जिस पर आरबीआई किसी बैंक से पैसा लेता है, ये होता है। और रिवर्स रेपो रेट के तरह ही क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। रिवर्स रेपो रेट के तरह क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई को रखना पड़ता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। इसका भी वही प्रभाव पड़ेगा इंक्रीमेंट से। अगर इंक्रीमेंट होगा रिवर्स रेपो रेट भी, तो बाजार में मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब से ये सुनिए, इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द सेंट्रल बैंक बोरो मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक ऑफ द कंट्री। सही है ए ऑप्शन। अब ये वाला देखिए, आरबीआई बाय और डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, ये शब्द सही है नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखना पड़ता है। ये शब्द भले एसडीएफ के लिए सही हो सकता है या फिर इसके लिए बैंक रेट के लिए सही हो सकता है। इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट, कोई भी रेट इंक्रीज करोगे तो मनी सप्लाई क्या होता है, डिक्रीज होता है। मनी सप्लाई क्या होता है, ये पूछा था बिहार एसआई में, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। रेपो रेट इंक्रीज करो या रिवर्स, कोई भी रेट, ये बात याद रखेंगे, कोई भी रेट इंक्रीज करते हैं तो मनी सप्लाई क्या होता है, डिक्रीज होता है बाजार में। कोई भी रेट इंक्रीज करोगे तो मनी सप्लाई क्या होता है बाजार में, डिक्रीज। जब मनी सप्लाई डिक्रीज होता है तो लिक्विडिटी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था बिहार एसआई का। अब यहाँ पे ऑन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड लिक्विडिटी टूल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The SDF standing deposit facility absorbs surplus liquidity but require collateral from the bank। ये स्टेटमेंट देखें और ये देखें, SDF replace reverse repo as the RBI primary liquidity absorption tool and work without collateral। SDF पे आ गया। SDF मतलब क्या होता है कि जब वह रेट जिस पे आरबीआई पैसा ले ले, किससे, बैंक से, और ये क्या होता है, एसडीएफ भी बैंक रेट की तरह शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मगर इसमें बैंक रेट के जैसा कोलेट्रल रखना अनिवार्य नहीं है। तो ये सब यूज देखिए यहाँ पे, इसका मेन काम क्या है, एक मत याद रखेंगे, एसडीएफ हो या फिर रिवर्स रेपो रेट हो, इस दोनों को क्यों लाया जाता है, तो एब्जॉर्ब करने के लिए क्या, लिक्विडिटी। ठीक है, तो यहाँ देखें, एस डी एफ एब्जॉर्ब लिक्विडिटी बट रिक्वायर कोलेट्रल। नहीं, ये लाइन तो सही है लेकिन कोलेट्रल का इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है।
एमएसएफ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, ये बात सही है। फिर यहाँ पे देखिए तीसरा वाला एसडीएफ को समझने के लिए सवाल, एसडीएफ रिप्लेस्ड रिवर्स रेपो। हाँ, ये रिवर्स रेपो को रिप्लेस करता है कब? जब जब बैंक को पैसा भी, लिक्विडिटी भी एब्जॉर्ब करना है लेकिन कोलेट्रल भी नहीं रखना है आरबीआई को, तो ये चीज़ सही हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे यही पता है एसडीएफ आरआर दोनों में आरबीआई लेता है पैसा बैंक से, दोनों का मकसद है लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करना, लेकिन एसडीएफ में कोलेट्रल नहीं रखना पड़ता, आरआर में कोलेट्रल रखना पड़ता है। यही है दोनों में डिफरेंस, किसमें? एसडीएफ या आरआर में। एक और है शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए विंडो प्रोवाइड बाय द आरबीआई फॉर द बैंक टू बोरो ओवरनाइट फंड। ओवरनाइट फंड बोल रहा है। फिर यहाँ पे बोल रहा है हायर इंटरेस्ट रेट देन रेपो। ये दोनों पहचान किसका? एमएसएफ का है। फिर से यहाँ पे बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब लिक्विडिटी की बात करेंगे, मिनिमम से मैक्सिमम की ओर, मिनिमम रेट से बढ़ते हुए मैक्सिमम रेट की ओर। तो सबसे ज़्यादा मिनिमम रेट किस में रहता है? रिवर्स रेपो रेट में। सबसे ज़्यादा तो यही आरबीआई देगा कम रेट। उसके बाद रेपो रेट का आता है पोजीशन, उसके बाद एमएसएफ का आता है। रेपो रेट से महंगा तो एमएसएफ होता है, और एमएसएफ से भी महंगा हो जाता है एसएलआर। तो क्या पर हम लोग सबसे कम तो रिवर्स रेपो रेट, उससे ज़्यादा रेट किस में देना पड़ेगा? उससे ज़्यादा रेट देना पड़ेगा इसमें रेपो रेट में, उससे ज़्यादा रेट देना पड़ेगा एमएसएफ में, उससे भी ज़्यादा रेट देना पड़ता है हम लोगों को एसएलआर में। ठीक है, मतलब एसएलआर सीआरआर ये और ज़्यादा महंगा है रेट के रूप में। अब आगे सीआरआर के रूप में। सीआरआर को कहाँ जमा करना पड़ता है? तो कैसे बताए थे ट्रिक से? सीआरआर में 2 आर है, तो आरबीआई के पास जमा करता है नकद रूप में। तो यहाँ ट्रिक है वो भी ओनली कैश के रूप में। वर्तमान सीआईआर का गणना कैसे होता है? तो बैंक के पास कुल संपत्ति नहीं, बैंक के पास कितना जमा है, कितना फिक्स डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट जमा है, कुल एनडीटीएल, कुल जमा मतलब एनडीटीएल कितना है, उसी आधार पे सीआरआर तय होता है। एनडीटीएल का 4%, एनडीटीएल का 5%, इस आधार पे। यदि आरबीआई सीआरआर बढ़ाएगा तो क्या होगा? हम बताएं कि सीआरआर क्या है या एसएलआर क्या है? क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव टूल्स है। तो कोई भी क्वांटिटेटिव टूल्स, कोई भी रेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? मनी सप्लाई कम हो जाता है बाजार में। अभी एसएलआर पे देख लीजिए, तो सीआरआर हो एसएलआर हो कुछ भी हो, तो बैंक के पास उधार देने के लिए पैसा कम होगा, क्योंकि मनी सप्लाई ही कम हो जाएगा। बैंक अधिक जमा राशि स्वीकार करेंगे, इससे बढ़िया स्टेटमेंट ये होगा। ठीक है, अधिक जमा राशि क्यों स्वीकार करेगा? अधिक जमा राशि स्वीकार करने का मतलब कि लोन क्या कर रहा है? अब ये भले तुमको इंटरेस्ट रेट क्या दे रहा है? ज़्यादा दे रहा है। कहाँ से दे पाएगा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा? जब जब बैंक्स को ही को इंटरेस्ट रेट क्या मिल रहा है? महंगा। एसएलआर में कौन सा वित्तीय साधन साबित, मतलब एसएलआर किसके पास जमा होता है? तो एसएलआर बैंक खुद अपने पास जमा करता है। 3 फॉर्म में जमा कर सकता है, कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एसएलआर का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 40%। जब आरबीआई एसएलआर को बढ़ाता है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? एसएलआर को बढ़ाएगा, तो एसएलआर को बढ़ाएगा जब, तो मतलब क्या होगा? तो ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। एसएलआर में क्या होता है कि बैंक
अपने पास ही पैसा क्या करता है, जमा रखता है। तो आपको लगता है जब बैंक के पास अपने पास ही पैसा है जमा रखने के लिए दिए, तो बैंक इस पैसा को से क्या करेगा, लोन दे सकता है? नहीं। भले ही एसएलआर बैंक खुद अपने पास जमा करता है मगर इसको खर्च नहीं करेगा। खर्च नहीं करेगा तो लिक्विडिटी क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। एसएलआर जमा कर लिया अपने पास, लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो गया, मनी सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया। अभी इस हिसाब से सुनना पड़ेगा। तो मनी सप्लाई जब कम हो गया तो बैंक के पास लोन देने के लिए धन क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। और मुद्रास्फीति क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाएगा, ये भी घट जाएगा। ठीक है। जब वापस में देने के लिए पैसा ही नहीं है, इंडियन पैसा, तो फॉरेन एक्सचेंज घटेगा ही, या कोई भी एक्सचेंज घटेगा ही, कोई पैसा देने के लिए है ही नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एसएलआर इंक्रीज मतलब एमएस कम। अनोट बीपीआई भले अपने पास ही बैंक एसएलआर को रखना है लेकिन उसको लेन देने हेतु खर्च ना कर सकता। बीबीआई Which of the following is not used by the Reserve Bank of India for credit control? क्रेडिट कंट्रोल मतलब साख नियंत्रण। तो क्रेडिट कंट्रोल मतलब मनी सप्लाई का फ्लो कब कम करेंगे, कब ज़्यादा करेंगे, किस किस को करके। ठीक है। तो किस किस को करके क्रेडिट कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखो, अच्छा यहाँ पे एक शब्द है क्रेडिट कंट्रोल। मतलब क्रेडिट कंट्रोल मतलब आपको याद रखना है, क्रेडिट कंट्रोल मतलब कि मनी सप्लाई बाज़ार में, क्रेडिट कंट्रोल मतलब क्रेडिट क्रिएशन जो है वो कम होना चाहिए। क्रेडिट क्रिएशन बाज़ार में तभी कम होगा जब मनी सप्लाई क्या होगा, बाज़ार में कम होगा। और मनी सप्लाई बाज़ार में तभी कम हो सकता है दो चीज़ से, या तक कोई भी क्वांटिटेटिव टूल्स है उसका रेट इंक्रीज़ कर दो तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या करो, सेल कर दो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या करो, सेल करेगा तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, पैसा सरकार के पास आएगा। अब देखो यहाँ पे याद रखेंगे, क्रेडिट कंट्रोल मतलब मनी सप्लाई कम करना है बाज़ार में। तो ये सब इंक्रीज लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको क्या करना है, परचेज करेंगे तो क्या होगा, परचेज सरकार खरीद लेगा अपने पास तो क्या हो जाएगा, सरकार जब खरीद लेगा अपने पास एमएसएफ, ये इसमें देखो, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में सरकार जब खरीद लेगा अपने पास तो मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जबकि ये कम करना नहीं, मनी सप्लाई कम करना है तो मनी सप्लाई कम कैसे होगा, इसको बेच के क्या होगा, इसको बेचना होगा। बेचेगा तब तो बैंक वो पैसा दे पाएगा। तो कुछ ऑप्शन में गलती लग रहा है यहाँ पे, बेच के होगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पे बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है इंडिया में, इंक्रीज इन द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तो है ही। प्राइस की स्टेबिलिटी करने के लिए सब किया जा रहा है मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स। फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करना ये नहीं है, ये नहीं हो सकता। फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट कैसे कर पाएगा, ट्रेड को रेगुलेट,
एक्सचेंज रेट को भी भले स्टेबलाइज कर सकता है, इसके लिए हो सकता है, लेकिन ये मोस्ट बीवीआई है सवाल। बीवीआई फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट नहीं कर सकता है मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के माध्यम से। अब यहाँ पे बोल रहा है कि किस किस चीज़ से इन्फ्लेमेशन कंट्रोल कर सकते हैं। बैंक रेट से बिल्कुल, सीआर के माध्यम से, रेपो रेट से, एसएलआर, सब के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव टूल्स है, इन सभी के माध्यम से। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ए कंट्री शुड अडॉप्ट ए चीप करेंसी पॉलिसी। चीप करेंसी पॉलिसी मतलब क्या है कि चीप है क्या यार, चीप करेंसी पॉलिसी। चीप करेंसी पॉलिसी का मतलब क्या है, कब अपनाना चाहिए। देखो कितना बढ़िया शब्द है यहाँ पे, चीप करेंसी पॉलिसी। याद रखेंगे, सस्ती मुद्रा नीति। सस्ती मुद्रा नीति का मतलब होता है कि जो रेट है, जितना रेट है उन सभी को कम कर दिया जाए। जो रेट ऑफ परसेंटेज है उन सभी को कम कर दिया जाए। यही होती है सस्ती मुद्रा नीति या चीप करेंसी पॉलिसी। सस्ती मुद्रा नीति में क्या होता है, सारे रेट को कम कर दिया जाता है ताकि बैंक के पास जो है बहुत पैसा आ सके, ताकि बाज़ार में, मार्केट में मनी सप्लाई का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा आ सके। मनी सप्लाई का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा आ सके। तो ये कब अपनाना चाहिए सस्ती मुद्रा नीति, किस स्थिति में, किस स्थिति में अपनाना चाहिए, बाज़ार में कब मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहिए, यही कहना चाह रहा है। ये भी बीबीआई क्वेश्चन ही है। तो तब बढ़ाना चाहिए जब आपका देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो, लो हो रहा हो, रोज़गार का क्या हो, उत्पादन नहीं हो रहा हो, इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रहा हो। तब इस समय इकोनॉमिक पुश करने के लिए मनी सप्लाई को मार्केट में बढ़ाना पड़ता है। तो इकोनॉमिक एंड एक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट इज लो, आंसर ए। ये भी बीबीआई सवाल था, बढ़िया सवाल था ये भी। और इसके पहले जो था ये वाला भी बढ़िया सवाल था। ये सस्ती मुद्रा नीति का मतलब कि ब्याज दर को कम करना चाहिए, ताकि ब्याज दर कम होने से पैसा आएगा। पैसा आएगा बाजार में तो फिर उत्पादन लगेगा, रोज़गार मिलेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, फिर सब चीज़ होगा। फिर से यहाँ बोल रहा है, विद द रेफरेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर्ड ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित पर विचार करें, इसमें से कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है। तो ये सब है, ये सब कहाँ पर है मॉनेटरी पॉलिसी में, फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है। फिर से है, आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्मुलेट मॉनेटरी पॉलिसी। कब, हर एक 2 मंथ पे करता है मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाता है। इसी के बारे में स्टेटमेंट चुनना है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, संविधान मूल्यक नहीं है, स्टैट्यूटरी एक्ट से बना है। कौन सा एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934 से बना है, सेक्शन 45 जेड भी। ठीक है, उसके माध्यम से ये 6 मेंबर बॉडी है, बिल्कुल सही है। उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश भी बना था, बिल्कुल सही है। ये वाला स्टेटमेंट देखना है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के संदर्भ में सीखना है। ये वाला बीबीआई है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग इन्फ्लेमेशन टारगेट। यह मुद्रास्फीति या महंगाई के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, याद रखेंगे कि कभी भी इन्फ्लेशन टारगेट को सेट नहीं करता है। ये जो कमेटी है इसको टारगेट को सेट नहीं करता है। जब इस टारगेट को कौन सेट करता है, इन्फ्लेशन टारगेट को, सरकार आरबीआई की सहायता से करता है। एमपीसी का काम बस इतना है कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए कैसे जो रेट सब है, बैंक रेट हो,
या CRR हो, SLR हो, ये सब हो, इन सभी में फ्लक्चुएशन लाता है, ऊपर नीचे की ओर करता है, ये काम है। ठीक है, तो आंसर याद रखेंगे 1 2। फिर यहाँ पे MPC इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। MPC एक संवैधानिक निकाय है किस एक्ट में? तो इसमें डी में, एक RBI एक्ट 1934 सेक्शन 45 ZB। स्टेटमेंट याद रखेंगे, ठीक है। RBI सेट नहीं करता है, RBI सॉरी MPC सेट नहीं करता इन्फ्लेशन टारगेट। MPC तो केवल ये देखता है कि उस टारगेट को अचीव कैसे किया जाए, उसके लिए ब्याज दर को कैसे ऊपर नीचे किया जाए, SDF, MRR, CRR, RR, इन सभी को ऊपर नीचे बढ़ा के कैसे इस टारगेट को अचीव किया जाए, बस उसके लिए उपाय अपनाता है। MPC का तात्पर्य क्या है? तो मनी भी हो जाएगा, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए और अस्थायी विकास को प्राप्त करने के लिए RBI द्वारा किया गया कार्य। MPC एक वैधानिक निकाय किस एक्ट के तहत? इसमें कन्फ्यूजन होगा, इसमें कन्फ्यूजन होगा, ये एक्ट के तहत 1934 के एक्ट के तहत। अभी जितना पढ़े इसका एक ही ट्रिक है, मोस्ट BVI चार्ट है, देखो लिखे में भी है, याद कर देंगे कि बहुत ही BVI सही में है, एक बार में सब चीज़ समझ जाओगे। टूल्स, इन्फ्लेशन मतलब कब होगा बाजार में? तो जब मनी सप्लाई क्या हो, ज़्यादा होगा बाजार में। महंगाई कब होगा, मतलब डिफ्लेशन कब होगा बाजार में? तो जब मनी सप्लाई क्या हो बाजार में, कम होगा। पैसा आएगा बाजार में तो महंगाई और बढ़ेगा, पैसा कम बढ़ेगा बाजार में, डिमांड कम होगा तो महंगाई किसी चीज़ का घटेगा। ठीक है, तो और ये मनी, एक बात याद रखेंगे, ये जितना भी क्वांटिटेटिव टूल्स है, ठीक है ना, बैंक रेट, रेपो रेट, MSF, रिवर्स रेपो रेट, SDF, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल, परचेज नहीं, बेच के, फिर CRR को इंक्रीज, SLR को इंक्रीज, इन सभी रेट को या डिपॉजिट को या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करके क्या होता है, इससे हम लोग मनी सप्लाई को बाज़ार में कम कर सकते हैं। मनी सप्लाई को बाज़ार में कम करना मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल मॉनेटरी पॉलिसी को अपना सकते हैं। ठीक है, और जब मनी सप्लाई कम होगा तो कॉन्ट्रैक्चुअल RBI पॉलिसी हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई के कम होने से क्रेडिट क्रेडिट क्रिएशन भी कम हो जाएगा बाज़ार में। क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन कम क्यों हो जाएगा कि क्योंकि लोन जो है वो महंगे दरों पे मिलने लगता है। बैंक के पास तो खुद पैसा नहीं है, अब जो पैसा उसी में लोन देना है तो लोन महंगे दर पे देगा बैंक लोगों को। इससे क्या होगा कि बाज़ार में मनी सप्लाई कम होगा तो इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट याद रखेंगे और इसी के उल्टा डिफ्लेशन में करेंगे, मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे तो डिफ्लेशन हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट चार्ट है, याद रखिए ये ट्रिक। कुछ भी इंक्रीज करेगा इधर, मनी सप्लाई कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुद्रा, ये दूसरा चैप्टर है। मुद्रा, एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर, एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। जो कॉइन्स है भारत सरकार द्वारा धारा जाता है, और जो पेपर नोट्स है वो RBI जारी करता है, केवल 1 रुपये के नोट को छोड़ के। तो कॉइन्स तो लिमिटेड है, ये लिमिटेड लीगल टेंडर है, याद रखेंगे। ये सवाल पूछा था कि कॉइन्स लिमिटेड लीगल टेंडर है कि अनलिमिटेड, तो लिमिटेड। कॉइन्स लिमिट मात्रा में ही भारत सरकार ढाल सकता है, लेकिन जो पेपर नोट है ये अनलिमिटेड भी कर सकता है। इसका ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, और ये 1 रुपये के नोट को छोड़ के सभी जो नोट है वह RBI जारी करता है। फिर से यहाँ पे देखो, फंक्शन ऑफ मनी क्या है, तो विनिमय का माध्यम है।
मुद्रा खाते का एक सुविधाजनक इकाई के रूप में काम करता है। ठीक है, ये बिहार ऐसे में पूछा था कि मुद्रा का क्या काम है। तो मुद्रा खाते एक सुविधाजनक, लेकिन सुविधा तो देता ही मुद्रा, कोई सामान लेना है तो पैसा तो मिल जाएगा। सभी वस्तु और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाई में व्यक्त होता है, मॉनेटरी यूनिट में व्यक्त होता है। बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट याद रखेंगे। मौद्रिक इकाई में व्यक्त होता है मूल्य। ठीक है, भविष्य में भुगतानों का मानक है ये। सही बात है, कितना किसी चीज़ के लिए तय पैसा देना है उसका एक स्टैंडर्ड सेट करता है मानक। फिर से मुद्रा की विशेषता क्या है? तो मुद्रा की विशेषता है ड्यूरेबिलिटी। ठीक है ना, स्थायित्व। फंजिबिलिटी, फंजिबिलिटी मतलब एक नोट 100 रुपया का लो या 10 नोट 10 रुपया का लो, बात बराबर है। लिमिटेड सप्लाई है, ऐसा नहीं है कि जितना मन करे उतना मुद्रा छाप दिया जाए। ज़्यादा छाप देंगे तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा, फिर क्राइसिस आ जाएगा। डिविजिबिलिटी है, 5, 10, 20, इन्हें के 3, 27 का नोट। फिर से शुभानता है, प्रोबेबिलिटी है, मतलब मुद्रा एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाए। ड्यूरेबिलिटी है, फंजिबिलिटी है, लिमिटेड सप्लाई है, डिविजिबिलिटी है, पोर्टेबिलिटी है। ये सब मुद्रा की विशेषता है। और फंक्शन के रूप में देखिए, मौद्रिक इकाई के रूप में व्यक्त होता है, भविष्य के भुगतान का मानक है, सुविधाजनक इकाई के रूप में काम करता है। अब यहाँ देखें, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, इन दोनों में क्या अंतर है? डिमांड फॉर मनी मतलब मनी का डिमांड, सप्लाई फॉर मनी मतलब मनी का सप्लाई। तो जो मनी का सप्लाई है वो किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा या फिर भारत सरकार के द्वारा? इन दोनों के द्वारा किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से। मुद्रा की मांग और आय के स्तर और ब्याज के दर के मंग संबंध, ये देखो एक बात याद रखेंगे, मुद्रा की मांग और आय का स्तर। इनकम आपका कितना है? इनकम आपका ज़्यादा होगा तो आप मुद्रा की मांग क्या करोगे? ज़्यादा करोगे। तो ये पॉजिटिव रिलेशन है, पूछ जाएगा स्टेटमेंट में। लेकिन मुद्रा की मांग और ब्याज के दर के बीच नकारात्मक संबंध होता है। अगर ब्याज का दर ज़्यादा लग रहा है तो आप मुद्रा क्या करोगे? कम डिमांड करोगे। अगर ब्याज की दर कम है तो आप मुद्रा की मांग क्या करोगे? ज़्यादा करोगे। तो ये दोनों बात याद रखेंगे। अब यहाँ पे अर्थव्यवस्था में ब्याज दर का निर्धारण कैसे होता है? ठीक है, तो याद रखेंगे, जहाँ पे मुद्रा की मांग यानी कि एमडी और मुद्रा की आपूर्ति यानी कि एमएस आपस में मिलता है, उसी को क्या कहते हैं? ब्याज दर। एक ग्राफ है। तो याद रखेंगे, इकॉनमी में इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड होता है? जहाँ पे मुद्रा की मांग, मनी सप्लाई दोनों आपस में मिलता है, उसी को ब्याज दर बोलते हैं। अब ये यूपीपीसीएस में पूछा था, यदि मुद्रा की मांग में वृद्धि हो लेकिन मुद्रा का सप्लाई में वही रहे, तो भाई मांग ज़्यादा है लेकिन पैसा है ही नहीं बैंक को देने के लिए उतना, तो ब्याज दर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यही बात पूछ रहा है। ग्राफ कहाँ आ जाएगा? उट साइड आ जाएगा आईआर का। अब यहाँ पे यदि मुद्रा की मांग कम हो जाए और सप्लाई ज़्यादा हो जाए, कोई मांग ही नहीं रहा है, बैंक के पास खूब है पैसा देने के लिए, तो कम ही रेट पे दे देगा। तो अब जो आईआर का ग्राफ है ये नीचे आ जाएगा। अच्छा, डीमोनेटाइजेशन ऑफ मनी कब कब हुआ था? सबसे पहली बार 1934 में। सबसे पहले आरबीआई 500, 1000 नोट का किया था। फिर 1938 में, आज़ादी से पहले 1946 में, आज़ादी के बाद 1954, 78, 2016। 54, 78, 2016, जब हम 12th में थे 2016, 54, 78, 2016।
54/78/2016। फिर यहाँ पे मुद्रा आपूर्ति यानी कि मनी सप्लाई को मापने का विधि। मनी सप्लाई को कैसे माप सकते हैं? तो ये M1 M2, ये M1 M2 M3 M4 ये सब क्या होता है? तो देखो M1 में क्या होता है, तो करेंसी जमा होगा, सॉरी M0 में क्या होगा, करेंसी होगा, और आरबीआई के पास जो जमा है वो चीज़ होगा। M1 में क्या होगा, करेंसी जमा, फिर से अदर डिपॉजिट जो आरबीआई के पास जमा है वो सब। आरबीआई के पास कौन कौन सा जमा वाला, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, फॉरेन करेंसी, ये सब जो जमा है वो सब आरबीआई के पास अनजमा है जो वो सब। फिर डिमांड डिपॉजिट जो बैंक के पास जमा है वो सब। M2 क्या होता है, तो M1 प्लस पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में भी कैसा, डिमांड डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस में भी कैसा, डिमांड डिपॉजिट। M3 मतलब क्या चीज, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंक, मतलब FD RD ये सब। M4 मतलब क्या चीज, M3 मतलब प्लस पोस्ट ऑफिस FD RD। ठीक है, तो यहाँ पे देखो M0 मतलब क्या चीज, करेंसी प्लस आरबीआई के पास जमा। M1 मतलब क्या चीज, तो M1 मतलब है करेंसी प्लस अदर डिपॉजिट आरबीआई के पास अनजमा प्लस डिमांड डिपॉजिट। M2 मतलब क्या चीज, तो M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट, वो भी कैसा, डिमांड डिपॉजिट। M3 मतलब क्या चीज, M1, अभी तक M1 ही चल रहा है, प्लस M1 प्लस टाइम डिपॉजिट FD RD। M4 मतलब कैसा, तो M3 प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, वो भी FD RD के रूप में। तो एक बात याद करने का ट्रिक है इसका कि देखो यहाँ तक M1 M2 M3 निकालने का ट्रिक है M1 M1, M4 निकालने का ट्रिक है M3। पोस्ट ऑफिस वाला जमा है M2 में और M4 में। M2 में डिमांड डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस में, और M4 में फिक्स डिपॉजिट है। और M3 कैसे निकालते हैं, तो टाइम डिपॉजिट जोड़ दो सिर्फ M1 में, फिक्स डिपॉजिट मतलब, बाकी तो M1 में सब है ही। तो ये चीज़ है। सबसे तरलता किस में है, सबसे आसानी से कौन मिल जाएगा, तो M0 M1 M2 M3 M4 ये तरलता लिक्विडिटी का है। सबसे बड़ा मनी कौन होता है, तो M4 बॉर्डर मनी, M4 या M3। ठीक है, ब्रॉड मनी कौन है, M3 या M4। नैरो मनी क्या है, M1 या M0, 100% लिक्विडिटी है। पोस्ट ऑफिस वाला पैसा किस में शामिल नहीं है, तो पोस्ट ऑफिस वाला शामिल नहीं है M1 में और M3 में। शामिल किस में है पोस्ट ऑफिस वाला, तो M2 में और M4 में। M2 में शामिल किसके साथ है, तो इसके साथ, टाइम डिपॉजिट के साथ, सर डिमांड डिपॉजिट के साथ। M4 में पोस्ट ऑफिस वाला पैसा कैसे शामिल है, तो डिमांड डिपॉजिट FD के साथ। आरबीआई मुद्रा का मापन मुक्ता किससे करता है, M3 से। अब यहाँ पे देखो M3 को परिभाषित किया जाता है कैसे, तो M3 को परिभाषित किया जाता है, देखो बताए थे M2 निकालना है या M1 निकालना है, दोनों में, सॉरी M3 निकालना है, दोनों में M1 प्लस करके कुछ होता है। ठीक है, तो अगर M2 निकालना है या फिर M3, तो दोनों में पहले M1 करेंगे, दोनों में पहले M1 करेंगे, उसके बाद इसमें क्या करेंगे, M1 करेंगे, उसके बाद M2 में क्या करेंगे, पोस्ट ऑफिस का पैसा, वो भी कैसा वाला, वो भी फिक्स डिपॉजिट नहीं, डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, और M3 में क्या करेंगे, M1 प्लस
बिना पोस्ट ऑफिस का पैसा सीधे डिमांड डिपॉजिट, बस सिर्फ फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, तो टाइम डिपॉजिट वाला होगा इसमें। बढ़िया क्वेश्चन था। यहाँ पे बोल रहा है कि जब मुद्रा का आंतरिक मूल्य और अंकित मूल्य बराबर हो तो इसको क्या जानेंगे, तो फुल बॉडीड मनी इसको बोलते हैं। टोकन मनी में क्या होता है कि आंतरिक मूल्य कम होता है और फेस वैल्यू ज़्यादा होता है। टोकन है, इसमें सिर्फ लिख दिए कि इस 1 रुपये का टोकन है, लेकिन इसका अंदर का मूल्य थोड़ी होता है। फिएट मनी क्या होता है, जब इसका कोई आंतरिक मूल्य न हो, इसको इमरजेंसी मनी भी बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ मनी, इंटरमीडिएट एक्सचेंज के रूप में काम आता है, स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में काम आता है, यूज एज यूनिट अकाउंट बताए थे, इकाई खाते के रूप में काम आता है, यूज फॉर रेगुलेट कंजप्शन नहीं। ये मनी का फीचर्स नहीं है। मनी मनी कंट्रोल करेगा कि इसको कहाँ खर्च होना है। 1 रुपया कंट्रोल करेगा कि हमको लॉलीपॉप खरीदने में कंट्रोल काम आना है। 1 रुपये का जलजीरा भी तो आ सकता है। तो ये खरीदने वाला आदमी इसको कंट्रोल करता है, ना कि मनी खुद अपने आप को कंट्रोल करता है। तो रेगुलेट कंजप्शन नहीं होगा। ठीक है, 1 रुपये का कहीं भी यूज हो सकता है। प्राइमरी फंक्शन क्या है मनी का, तो स्टोर वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट पेमेंट्स, बेसिस ऑफ क्रेडिट, ये सब सेकेंडरी फंक्शन है मनी का। जबकि मेजर ऑफ वैल्यू हो जाए या फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू या फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये प्राइमरी फंक्शन है मनी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इमरजेंसी मनी, इमरजेंसी मनी किसको बोलते हैं, फिएट मनी, जिसका कोई भी इंटरनल वैल्यू नहीं हो। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर, लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है कि वह मनी जो किसी को भी लेना ही होगा और लेने के लिए बाध्य है। हॉट मनी किसको बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन इकॉनमी नहीं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन मनी। और हॉट मनी क्या है, हाईली स्पेकुलेटिव होता है नेचर में और जनरली इस पर हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है। फिएट मनी किसको बोलते हैं, तो फिएट मनी इसको इमरजेंसी मनी भी बोलते हैं, इसका कोई आंतरिक मूल्य ना हो। जिसका कोई आंतरिक मूल्य ना हो। 1 बाई कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या है, इसका वैल्यू क्या होगा, क्रेडिट मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर किसका रेशियो है, तो M3/MO, इसको मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किस में होता है, मन में होता है। और सबसे पोस्ट ऑफिस वाला सेविंग किस में इंक्लूड होता है, तो M1 और M3 में पोस्ट ऑफिस शामिल नहीं है। M2 और M4 में पोस्ट ऑफिस शामिल है, और उसमें भी M2 में पोस्ट ऑफिस शामिल है, प्लस कैसा वाला पोस्ट ऑफिस, ये वाला। पहले में तो शामिल है डिमांड डिपॉजिट, M4 में शामिल है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, यानी कि FD के साथ। ठीक है, तो ये हो गया। बार्टर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है, तो डबल कोइंसिडेंस, जब दोनों आदमी को आवश्यकता हो तो एक दूसरे का सामान बदल देगा। ब्रॉड मनी किसको बोलते हैं, M3 या M4 को। ग्रॉस मॉनेटरी मेजर ऑफ मनी सप्लाई किस मनी को बोलते हैं, M3 से। ग्रॉस, इन सभी का स्क्रीनशॉट।